नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक्सपीरियंट इन्फो में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, हमने अपनी पिछली क्लास में पूर्व बाल्यावस्था तक पढ़ लिया था, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड तक। आज हम कवर करेंगे लेटर चाइल्डहुड और किशोरावस्था। ये मैं प्रॉपर मतलब अच्छे से चार्ट वार्ट बना के लाई हूँ, जिससे कि आपको समझने में कोई तकलीफ ना हो और आपके लिए ईजी पड़े। इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल है, क्योंकि काफ़ी बच्चों का कहना था कि मैम हिंदी के साथ में इंग्लिश में भी कराइए, जिससे कि उनको पढ़ने में और समझने में दिक्कत ना हो। तो आई होप आपके लिए ये पीडीएफ यूज़फुल रहेगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले हम प्रीवियस क्लास में जो हमने टॉपिक कवर किया था उसका एक पॉइंट छूट गया था, पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूर्व बाल्यावस्था जो हमारी 2 से 6 साल तक होती है, इसमें बालक में अहम केंद्रता यानी कि ईगोसेंट्रिक की जो गुण होता है ये पाया जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि होता क्या है। देखिए, इस समय जो बच्चा होता है ना, वो दुनिया को सिर्फ अपने ही व्यू से देखता है। मतलब जो बच्चे का दृष्टिकोण है वो उससे दुनिया को देख रहा है, और जो दूसरों का दृष्टिकोण है यानी कि जो दूसरों का व्यू है उसके महत्व को समझने में सक्षम नहीं होता। अब सही बात है, 2 से 6 साल का बच्चा इतना समझदार तो नहीं है ना कि वो लॉजिकल रीजनिंग लगा पाएगा। उसको जो चीज़ें सीधे सीधे दिखाई देती हैं वो उसी को फॉलो करता है। इसलिए हम कहते हैं कि इस उम्र में क्या होता है, बच्चे में ईगोसेंट्रिक पाया जाता है। अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो आप बता सकती हैं, मैं लिखवा दूंगी। वैसे एक बार फिर बोल देती हूँ, आप लोग नोट करने वाले नोट कर सकते हैं कि बच्चा क्या करता है, दुनिया को केवल अपने ही व्यू से देख रहा है, अपने दृष्टिकोण से देखता है, और जो दूसरों का दृष्टिकोण है उसके जो महत्व को समझने में बच्चा सक्षम नहीं है, क्योंकि बच्चे की अभी उम्र 2 से 6 साल का बच्चा है। कितना दिमाग लगा लेगा, आप भी सोचिए। और दूसरी चीज़ क्या, इस समय बच्चा जीववाद का चिंतन करता है, मतलब कि वही उसको लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का डिफरेंस नहीं पता होता। वो अगर कोई नॉन लिविंग थिंग से भी उसको हर्ट होता है तो वो उसको भी यही समझता है कि इसने मुझे चोट मारा, इसको मारो, जैसे मैंने आपको समझाया था। तो ये किस में आ रहा है, ये बच्चे के अहम केंद्रवाद में आ रहा है कि वो अपने ही दृष्टिकोण से सब चीज़ को देख रहा है, क्योंकि उसके अंदर अभी लॉजिकल रीजनिंग नहीं आई है। चलिए, ये हमारा कंप्लीट होता है। बाकी हम अपना अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो हमारा है उत्तर बाल्यावस्था। ये कब से कब तक होती है, 6 से 12 साल तक होती है। बाकी आपको डिफरेंट किताबों में अलग अलग लिखी हुई मिल जाएगी, क्योंकि हर एक मनोवैज्ञानिक ने अपना थोड़ा बहुत अलग अलग माना है, बट जनरल हमारा यही चलता है। देखिए, इस अवस्था में जो बालक का शारीरिक विकास है वो कैसा होता है, धीमी गति से होता है। यानी कि इन दिस स्टेज द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज स्लो। मतलब बालक का जो फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि जो उसका शरीर का विकास है वो इतना फास्ट नहीं होता जितना कि शैशवावस्था में होता है। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, टोली की अवस्था भी कहते हैं, यानी कि गैंग एज के नाम से भी जानते हैं कि बच्चा इस उम्र में क्या होते हैं, हम जो उसकी उम्र के साथी होते हैं उनके साथ में गुट बना के घूमता है, इसलिए हमने इसे गैंग एज या फिर टोली अवस्था का नाम दिया है। तीसरा, इस एज को हम स्कूल एज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए, ये आज के टाइम में तो सारा बच्चा 2-3 साल से ही प्ले स्कूल में आना शुरू कर देता है, लेकिन जब ये मतलब चीज़ें लिखी विखी गई होंगी उस टाइम पे जो मनोवैज्ञानिक रहे थे उन्होंने जनरल जो बच्चे की ये एज एक आइडियल एज होती है वो कितनी मानी है, 5 साल मानी है, कि 5 साल में बच्चा क्या करता है, स्कूल जाना शुरू करता है पहले के अकॉर्डिंग। आज तो ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इस एज में बच्चा 6 साल का है तो वही 5 इसके अंदर आ गया, तो इसे स्कूल एज भी कहा गया, जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री स्कूल एज, जो कि अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। फिर हमारे एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि उत्तर बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि यौवन के जो लक्षण होते हैं ना वो आमतौर पर इसी अवस्था में प्रकट होने लगते हैं। देखो, बच्चा 11-12 साल के आसपास आते आते बड़ा होने लगता है, ये हम सबको पता है अच्छे से। और तो वही चीज़ कह रहे हैं कि तो बच्चा क्या करता है, खुद को मतलब एक बड़ों की तरह समझने लगता है, यानी कि खुद को बड़े लोगों की तरह कार्य करने की कोशिश करता है। इसीलिए हम इसे मिथ्या कह रहे हैं। मिथ्या का मतलब क्या होता है, झूठा, यानी कि वो बड़ा नहीं है बट वो खुद को बड़ा समझ रहा है कि वो बड़ों की तरह कार्य करेगा। इंग्लिश में एक बार पढ़ देती हूँ। अकॉर्डिंग टू रॉस, लेटर चाइल्डहुड इज known as pseudo maturity stage as the sign of puberty usually begin to appear in this stage। क्योंकि जो प्यूबर्टी के लक्षण होते हैं वो इस एज में दिखने शुरू हो जाते हैं, इसलिए हमने इसे क्या कहा है, सीडो मैच्योरिटी की स्टेज कहा है। और ये सीडो मैच्योरिटी होती क्या है, मतलब बच्चा बड़ा नहीं है लेकिन वो बड़े लोग को कॉपी कर रहा है, तो वही चीज़ क्या है, सीडो मैच्योरिटी है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपके लिए। फिर हमारा आता है उत्तर बाल्यावस्था के लक्षण, जो बच्चों को परिपक्व महसूस कराते हैं कि बच्चा समझ रहा है कि वो मैच्योर हो गया है। लेटर चाइल्डहुड ट्रेट्स दैट मेक्स चिल्ड्रन फील मैच्योर। अब हम पढ़ते हैं कि वो कौन से लक्षण हैं जिसमें बच्चा खुद को मैच्योर समझ रहा है, बट वो हुआ नहीं है अभी उतना मैच्योर जितना वो खुद को एज्यूम करता है। एक बात तो ये कि बच्चे में काल्पनिक भय का अंत हो जाता है, मतलब एंड ऑफ फैंटेसी या इमेजिनरी हॉरर। अब ये क्या होता है, देखिए, जब बच्चा शैशवावस्था में होता है, 2 से 6 साल की एज में होता है जिसे हम कहें तो
जब बच्चा शैशवावस्था यानी कि 0 से 2 साल की होती है, हाँ, तो उस एज में होता है, या फिर उससे पहले बच्चा पूर्व बाल अवस्था में होता है, तो बच्चे को क्या करते हैं, जब बच्चे बात नहीं सुनते हैं, कहना नहीं मानते हैं, तो माँ बाप वगैरह जो भी गाइडेंस है उनके, तो वो क्या करते हैं, डरा देते हैं कि ऐसा काम करोगे ना तो एक बाबा आएगा, झोली में डाल के ले जाएगा, या फिर भूत आ जाएगा, उस कमरे में भूत बैठा है, अगर तुमने शैतानी करी तो हम कमरे में बंद कर देंगे और वहाँ बहुत सारे भूत हैं। तो ये सारी क्या है, फालतू बातें हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है, हमको रियल में पता है नहीं होता, लेकिन हम बच्चे को डराने के लिए कि वो हमारी बात सुन ले, ऐसी बातें कहते हैं। तो इस चीज़ का जो इसकी इमेजनरी फियर उसके माइंड में डेवलप हो गया है, ये इस एज में आते आते ही ख़त्म हो जाता है। अब वो समझ जाता है कि भैया ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, मम्मी पापा हमको बेवकूफ़ बनाते हैं। फिर दूसरा आता है बड़ी तार्किक शक्ति, यानी कि इंक्रीज रीजनिंग पावर। तो सही बात है, जब उसकी जो इमेजनरी हॉरर है उसका एंड हो रहा है, किससे हो रहा है, वो अपनी रीजनिंग पावर का यूज़ कर रहा है, जो उसकी तार्किक शक्ति यानी कि जो उसकी सोचने की शक्ति है बढ़ जाती है। अब वो ऐसा नहीं रहा कि वो लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस ना कर पाए। अब वो समझ चुका है कि लिविंग थिंग्स क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है। अगर कुर्सी ने उसे चोट मारी तो फिर ये नहीं कहेगा मम्मा कुर्सी को मारो, कुर्सी ने मुझे मारा, कुर्सी को दर्द होगा। उसको पता है कुर्सी को दर्द नहीं होगा, कुर्सी क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, और दर्द किसको होता है, लिविंग थिंग को होता है। तो अब ये डिफरेंस उसके अंदर आने लगा, क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो रहा है। बच्चा किस एज में आ गया है, 6 to 12 की एज में। तीसरा, स्वतंत्रता का विकास। बच्चे में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है किसका, फ्रीडम का। मतलब वो खुद को फ्रीडम फील करना पसंद करता है, मतलब घूमना, दोस्तों की टोली लेके निकल गया, तभी तो हमने इसे गैंग एज कहा है। और दोस्ती भी किससे करता है बच्चा, जो उसकी सेम एज के होते हैं। इवन इस एज में ज़्यादातर जो फ्रेंडशिप होती है ना, वो सेम सेक्स के साथ ही देखने को मिलती है। मतलब कि लड़का लड़के की दोस्ती करेगा और लड़की लड़की से दोस्ती करेगी ज़्यादा। 99% ऐसा ही होता है, जो सेम सेक्स के लोग होते हैं वही इस एज में ज़्यादा दोस्ती वोस्ती करते हैं और फिर ग्रुप बना के घूमते हैं। अगर आपके घर के आसपास बच्चे हों इस तरीके में, मतलब जहाँ सोशली ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता हो, तो आपने वहाँ देखा होगा सेम एज के बच्चे एक साथ घूम रहे हैं जो इस एज से बिलोंग करते हैं। लड़कियाँ अलग घूम रही होंगी, लड़के अलग घूम रहे होंगे, अपनी अपनी टोली में घूम रहे होते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपके लिए अच्छे से। तो इसलिए हम इसे टोली एज भी कहते हैं। देखो ये सारी चीज़ें आपस में संबंधित होती हैं, कुछ अलग से कुछ नहीं आता है। दोस्तों के एक गिरोह द्वारा समाजीकरण करना, वही चीज़ जो अभी ऊपर समझाई थी आपके लिए कि क्या कर रहे हैं, टोली में घूम रहे हैं, गैंगेज इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि वो गैंगेज में क्या करते हैं, घूम के सबके साथ में अपना सोशलाइजेशन करते हैं, 4 लोग से बातें करते हैं, 4 नए दोस्त बनाते हैं, 4 नई हैबिट सीखते हैं, शेयरिंग करते हैं, केयरिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही है, उनके सोशलाइजेशन को बढ़ा रही हैं। अगर बच्चा घर में ही बैठा रहेगा, किसी से बात ही नहीं करेगा, तो क्या उसका सोशलाइजेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चा क्या कर रहा है, दोस्तों के साथ घूम रहा है, 4 लोगों से बात कर रहा है, पास में दुकान पे चला गया सामान लेने, मतलब सब्जी तो नहीं, अपनी वॉफ़ी जो भी हो गया, 4 लोग से इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये इससे क्या हो रहा है, बच्चे का समाजीकरण हो रहा है। वो भी गैंग के साथ में घूमते हैं। बहुत देखा होगा आपने, आमतौर पे जो छोटी मोटी गलियाँ होती हैं वहाँ पे तो चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं। कॉलोनीज़ में भले ही इतना ना हो पाता हो कि अपनी अपनी टोली में बच्चे निकल गए, जैसे होली होती है, होली पे क्या देखते हो आप, जो सेम एज के बच्चे होते हैं रंग लेके निकल जाते हैं, फिर आपके घरों में होली मिलने भी आते हैं। फिर व्याख्या में उपमाओं का प्रयोग करना। तो बच्चा इस एज में थोड़ा समझदार हो चुका है, तो वो क्या करेगा, सिमिलीज भी यूज़ करेगा। सिमिलीज तो जानते हो ना आप लोग, एज लाइक जैसे वर्ड जिसमें आते हैं, तुलना करना एक तरीके से, तो वो मतलब तुलना करना भी सीख जाता है एक तरीके से, चीज़ों एक चीज़ का दूसरे चीज़ से कंपेयर करना। इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा होगा आप लोगों ने ये सब चीज़ें। समस्या समाधान कौशल का विकास, तो डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बच्चे की आ चुकी होती है। स्टेज तक पहुँचते पहुँचते वो चीज़ों को सॉल्व करना सीख जाता है। तभी तो इस स्टेज में मतलब रेशियो वगैरह टॉपिक हो गए बच्चे को कराए जाते हैं। अर्थमेटिक कह रही हूँ, सॉरी, बीज की गणितीय जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए वो भी शुरू हो जाते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए। मैथ्स की बात कर रही हूँ। फिर धारणा और अवलोकन की तीव्र शक्ति, मतलब इस समय बच्चे में शार्प पावर होती है किसी भी चीज़ को परसेप्शन की या फिर ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्व बहुत जल्दी करता है छोटा बच्चा, छोटा ही है, बड़ा नहीं कहेंगे, भले ही उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं। तो घर में 4 लोग जिस तरीके से आपस में बिहेव कर रहे होंगे तो वही चीज़ वो ऑब्जर्व करेगा कि हाँ मुझे भी इसी इंसान से ऐसे बात करनी है। तभी तो कहते हैं अच्छे रिच इन्वायरमेंट में बच्चे का अच्छा विकास होता है। और कोई भी धारणा है उसकी तो मतलब उसको बहुत जल्दी डेवलप कर लेगा किसी भी चीज़ को। कुल मिला के ये जो 6 से 12 साल का एज है ना, इतनी क्रूशियल एज है कि अगर आप बच्चे को इस समय अच्छा से उसको मतलब उसकी सारी एनर्जी का अच्छा यूज़ करोगे तो बच्चा लाइफ में बहुत अच्छा कर सकता है। अगर वही उसकी एनर्जी आपने गलत जगह वेस्ट कर दी तो शायद वो लाइफ में उतना अच्छा ना कर पाए जितना वो कर सकता था, क्योंकि इस समय बच्चे के पास पोटेंशियल बहुत होता है। बाकी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस काल को प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि सम साइकोलॉजिस्ट हैव आल्सो कॉल्ड दिस पीरियड द एज ऑफ एलिमेंट्री स्कूल।
एलिमेंट्री स्कूल की एज क्यों का है, प्रारंभिक विद्यालय की आयु की बच्चा 5 साल का है। जनरली पहले इसी उम्र में बच्चे स्कूल जाना शुरू करते थे, इसलिए इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु यानी कि एलिमेंट्री एज कहा गया है स्कूल जाने की। लेकिन आज के टाइम में क्या है, बच्चा 2-3 साल में प्ले स्कूल में दिख जाएगा। फिफ्थ, जब बच्चा 5 साल का होगा तब तो वो सेकंड कह रही हूँ केजी या यूकेजी फर्स्ट में आ चुका होता है। तो ये चीज़ें हैं, टाइम के साथ में चीज़ें क्या होती हैं, अपडेट होती हैं। इन्होंने लिखा है अपने पुराने टाइम के अकॉर्डिंग लिखा है, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। इस अवस्था में बालक का चालक कौशल विकास तेजी से होता है, मतलब कि इन दिस स्टेज जो मोटर डेवलपमेंट है बच्चे का वो बहुत रैपिडली होगा। अब आप कहोगे व्हाट इज़ मोटर डेवलपमेंट, हमने अपनी लास्ट क्लास में कवर किया था कि हमारे 2 टाइप के डेवलपमेंट होते हैं। एक होता है हमारा ग्रॉस वाला, एक ग्रॉस लेवल होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है, फाइन होता है, जिसको हमने जीएफ से याद किया था। कुछ याद आया दिमाग में? हिंदी में जिसे कहते हैं, ग्रॉस को कहते हैं हिंदी में स्थूल यानी कि बड़ा, और फाइन को कहते हैं सूक्ष्म यानी कि छोटा। तो ग्रॉस वाले में क्या होगा, इसमें बड़े बड़े मूवमेंट होंगे, जैसे वॉकिंग, रनिंग, दौड़ना, भागना, कूदना, और जो जितने भी मतलब जिसमें आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है एक तरीके से, वो आपको किस में आते हैं, ग्रॉस में आते हैं। जबकि फाइन में क्या होते हैं, जिसमें आपकी कुछ मतलब बॉडी के कुछ पार्ट्स का यूज़ हो रहा है, जैसे आप लिख रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, या कोई काम कर रहे हो, जैसे आपकी पर्टिकुलर फिंगर्स यूज़ हो रही हैं, इस तरीके की चीज़ें हमारी किस में आती हैं, फाइन। तो इस एज में बच्चा क्या होता है, समझदार होता है, इसलिए उसमें मोटर जो डेवलपमेंट है वो तेज़ी से होता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि उसको किस चीज़ को उठाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करना है। अब इस एज का बच्चा 6 से 12 साल का बच्चा एक पेन को उठाने के लिए 10 उंगलियां यूज़ नहीं करेगा, उसको पता है वो 2 फिंगर से भी इस पेन को उठा सकता है। वहीं 2 साल का बच्चा क्या करेगा, वो अपने दोनों हाथों का यूज़ करता है पेन को उठा के लाने में। एक हाथ करता है पूरा हाथ लेगा और फिर पेन को उठाएगा। लेकिन 10 साल का बच्चा या 6 से 12 साल का बच्चा ऐसा नहीं करेगा। तो तभी हम कह रहे हैं कि इस एज में जो मोटर डेवलपमेंट है वो तेज़ी से होता है। बच्चे को समझ आ जाती है कि उसे किस एक्टिविटी को करने के लिए कितना अपने फिंगर्स का या फिर मतलब अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करना है। रनिंग करना है तो किस अकॉर्डिंग, और मतलब कोई उसको ड्राइंग करनी है, पेंटिंग करनी है तो कितने उसको अपनी हैंड यूज़ करना है। आई होप क्लियर हो रहा होगा कि बच्चे को का यहाँ पे जो चालक कौशल विकास है वो तेज़ी से क्यों होता है, क्योंकि बच्चे में समझ है कि उसको कहाँ पे बिगर मूवमेंट करनी है और कहाँ पे स्मॉल मूवमेंट करनी है। फिर हमारा आता है, देखिए फ्राइड ने इस काल को सुषुप्त अवस्था भी कहा है, जिसको हम कहते हैं फ्राइड कॉल्ड दिस पीरियड द लेटेंसी स्टेज। अब आपके दिमाग में आएगा कि लेटेंसी स्टेज क्या होता है। देखिए इस समय जो बच्चा होता है जिसका ध्यान स्वयं के ही मतलब लिंग यानी कि जिस सेक्स का बच्चा है उसी सेक्स के लोगों के साथ होता है और उनके साथ फिर वो एक्टिविटीज़ करता है। देखिए मैं आपको समझाती हूँ, एक बॉय है ये, एक बॉय क्या करेगा, एक बॉय से फ्रेंडशिप करेगा, एक गर्ल क्या करेगी, एक गर्ल से फ्रेंडशिप करेगी। तो इस एज में यही चीज़ बहुत देखने को मिलती है, बॉय बॉय फ्रेंडशिप, गर्ल गर्ल फ्रेंडशिप, उसी को हमने लेटेंसी स्टेज कहा है। तो फ्राइड लेटेंसी स्टेज किसने कहा है, फ्राइड ने कहा है। कौन से काल को कहा है, उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड को कहा है। अगर आपको लेटेंसी स्टेज की डेफिनेशन लिखनी हो तो आप बताएं, मैं लिखवा दूं। मैं एक बार फिर बोलती हूँ, आप चाहें तो नोट कर लेना। देखिए इसमें बच्चे का ध्यान अपने स्वयं के लिंग के सदस्यों के साथ में कौशल और सहकर्मी गतिविधियों पर ही केंद्रित होता है। मतलब जो उसके सहपाठी हैं उनके साथ ही वो एक्टिविटीज़ करता है और जो भी अपनी स्किल्स हैं उनका यूज़ करता है। बॉय बॉय हैं, बॉय बॉय क्रिकेट खेलेंगे, गर्ल्स गर्ल्स हैं, वो जो भी मतलब उनका पर्टिकुलर गेम जो पसंद करती हैं, अब तो फिलहाल जिसको जो पसंद है वो खेलता है। तो ये चीज़ हमारी लेटेंसी स्टेज में आती है। ये बहुत सिंपल होती है सीडीपी, सीरियसली अगर आपको एक बार समझ में आ गई ना तो आपको इससे इजी कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा। अगर आपका मन हो मैं फिर भी एक बार लिखवा देती हूँ लेटेंसी स्टेज की डेफिनेशन, किसी को अगर नोट करनी हो। देखिए इसमें बच्चे का ध्यान अपने स्वयं के लिंग के सदस्यों के साथ कौशल और सहकर्मी गतिविधियों पर केंद्रित होता है। मतलब आपस में खेल रहे हैं, दुनिया से मतलब नहीं है, सेम सेक्स के लोग दोस्ती कर रहे हैं एक तरीके से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है
कहाँ था, हाँ देखिए, पियाजे ने इसी अवस्था को क्या कहा है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का है। हमें पता है पियाजे ने 4 स्टेज दी हैं, जो हम पियाजे के जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे अच्छे से। अभी हम बस ऐसे ही हल्का सा समझते हैं। तो संक्रियात्मक जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसे 7 से 11 वर्ष तक माना जाता है, वो हमारे इसी में आती है, क्योंकि लेटर चाइल्डहुड कितना है, 6 से 12 है, और 6 से 12 में क्या आ रहा है, 7 से 11 आ रहा है, इसलिए इसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा तार्किक विचार कर पाएगा, बस जो चीज़ें उसके सामने रियल में हैं उसको लेके वो क्या होगा, मतलब सोच पाएगा, कल्पना करने में सक्षम होगा। दूसरा, इस एज में ना बच्चे में अहम केंद्रवाद में कमी आती है, मतलब अब वो अंधा तो नहीं कहूँगी, सॉरी यूजिंग फॉर दिस वर्ड। हमने पूर्व बाल्यावस्था में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि बच्चे में कौन सा गुण होता है, अहम केंद्रवाद का होता है, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में उसमें कमी आती है, क्योंकि उसकी समझ का लेवल क्या होता है, अब बढ़ जाता है, अब वो दुनिया के व्यू को भी समझने में थोड़ा सक्षम होता है। दूसरी बात क्या है, इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट भी ईजी होता है, क्योंकि जो उसका कॉग्निशन लेवल है वो बढ़ रहा है, और जब बच्चे का संज्ञानात्मक विकास बढ़ेगा, संज्ञानात्मक एबिलिटी बढ़ेगी, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी क्या होगा, जल्दी होगा, ईजिली होगा। वो भाषाएं सीख सकता है काफ़ी अच्छे से, डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी सीख सकता है। फिर देखिए, उत्तर बाल्यावस्था को कोल एवं ब्रूस ने अनोखा काल की संज्ञा दी है। कोल एंड ब्रूस हैव टर्म लेटर चाइल्डहुड एज अ यूनिक पीरियड। अब इन कोल एंड ब्रूस तो मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या कहा कि अनोखा काल क्या है, सॉरी बाल्यावस्था क्या है, अनोखा काल है। क्यों कहा है, देखिए इस एज में बच्चे को नखरे बहुत होते हैं। जैसे कि एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, इस एज में क्या है, बच्चे के अंदर ना मतलब जो उसका इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती इतना। बच्चा क्या है, अगर अभी बच्चा किसी चीज़ के लिए रो रहा है, फिर वो क्या होगा, 1 मिनट बाद आप देखोगे बच्चा क्या होगा, शांति से बैठ के टीवी देख रहा होगा, वो अपना रोना धोना भूल गया। इसलिए उन्होंने क्या कह दिया कि इस एज में बच्चे पे क्या होती है, संवेगात्मक मतलब अनोखा काल कहा है। एरिक एरिक्सन ने इस कहा, एरिक एरिक्सन ने क्या कहा है, इसे परिश्रम बनाम हीनता कहा है। किसको कहा है, उत्तर बाल्यावस्था को, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, एरिक एरिक्सन कॉल्ड इट्स इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी एज। मतलब कि इसमें बच्चे में क्या होती है, एक डर लगाया जाता है, मतलब उसके अंदर गुड बॉय, अगर वो गुड बॉय या गुड गर्ल है तो रिस्पेक्ट मिलेगी, ये वाली उसके अंदर फीलिंग आ जाती है। देखिए बच्चे को नए नए अनुभव मिल रहे होते हैं, और ये क्या होती है, बाल्यावस्था की लास्ट स्टेज होती है, जो बिल्कुल इमेजिनेशन से भरी हुई होती है। इस समय बालक के सीखने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। इस आयु में बालक के अंदर हीन भावना आती है, मतलब वो खुद को अयोग्य समझता है, यानी कि वो शायद ये काम नहीं कर सकता, इस वाली फीलिंग उसके अंदर डेवलप होने की संभावना रहती है। इसलिए बच्चों को क्या अच्छा लगता है, उसको समझ में आता है कि अगर वो गुड बॉय बन के रहेगा या गुड गर्ल बन के रहेगा तभी इसको रिस्पेक्ट मिलेगी। इसलिए हमने इसे क्या कह दिया, परिश्रम बनाम हीनता, यानी कि इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी एज भी कहा है इसको, क्योंकि इसमें बच्चा मतलब पहली बार परिवार से निकल के कहीं बड़ी सोसाइटी में एंट्री होता है, नए लोगों से मिलता है, नए एक्सपीरियंस बना रहा है, तो उसके अंदर एक डर भी आता है, कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए, कहीं मैं बैड बॉय में या बैड गर्ल में ना आ जाऊँ। तो उसके अंदर रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आ जाती है कि गुड बॉय तभी कहा जाऊँगा जब मैं अच्छा काम करूँगा, या फिर नैतिक काम करूँगा, एथिकल काम करूँगा। इसलिए हमने इसको इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी एज का, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली लिखवा दिया है। बाकी एक चार्ट है, देखो इसे आप समझ लो अच्छे से, तो आपकी आधे क्वेश्चन तो इसी में निपट जाएंगे। अब ये विजिबल नहीं है, पूरा स्क्रीन पे आ नहीं पा रहा है। देखो ये हमारा हो गया लेटर चाइल्डहुड, जैसे 12 साल, इसको हमने स्कूल एज भी कहा है। रोस्ट कहते हैं कि ये मिथ्या परिपक्वता की उम्र होती है, यानी कि सीडो मैच्योरिटी एज होती है, गैंग एज भी कहा गया इसी को। और एरिक एरिक्सन ने क्या कहा इसको, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी, यानी कि उद्योग बनाम हीनता। हाँ, इसको उद्योग बनाम हीनता भी कहते हैं, कुछ लोग इस नाम से भी जानते होंगे शायद, उद्योग बनाम हीनता या परिश्रम बनाम हीनता, कुछ भी लिख लो। बाकी तो हम एरिक्सन की थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से समझेंगे। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट स्लो होता है, लेकिन मोटर डेवलपमेंट फास्ट होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। मैंने जो साइन बनाया नीचे का, इसका मतलब होता है माइनस, कम होना, जबकि अगर मैं एरो करूँ ऊपर का तो इसका मतलब होता है वृद्धि होना। फ्लाइट क्या कहते हैं इसको, सुषुप्त अवस्था कहते हैं, मतलब वो अपने ही जो सेम सेक्स के लोग हैं उनके साथ दोस्ती वोस्ती कर रहा है, अपनी स्किल डेवलप कर रहा है, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, बच्चा एकदम डू नॉट डिस्टर्ब वाले मोड में होता है, राइट कहते हैं। और कोल्ड ब्रूस कहते हैं कि क्या अनोखा काल है, मतलब बच्चे का यहाँ पे जो संवेगात्मक स्तर है, यानी कि जो उसकी इमोशन से बड़े उथल पुथल होते जाते हैं, पल भर में बच्चा हंस देगा, पल भर में रो देगा। इसलिए तो ये हमारे कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ना हुआ हो तो आप लोग एक बार फिर से इसको समझना, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर मैं दोबारा से ट्राई करूँगी। बाकी संडे को जो रिवीजन क्लास होंगी उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा मेरी आवाज़ ख़राब है तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ सही से। देखिए अब हमारा आता है किशोरावस्था, सभी इससे अच्छी तरह से
परिचित होंगे। 12 से 18 साल की होती है, कहीं कहीं आपको 11 से 19 या फिर 13 से 19 देखने को मिलती है। डिफरेंट मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग अपने अकॉर्डिंग रखी है। जनरली हम 12 से 18 मानते हैं। देखिए, किशोरावस्था जो हमारी है, अंग्रेजी का शब्द है एडोलेसेंस, जो लैटिन भाषा के शब्द एडोल्सियल से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिपक्व रूप में विकसित होना, यानी कि बच्चा क्या है, मैच्योरिटी स्टेज में डेवलप हो रहा है। ये व्यक्ति के जीवन में बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ अवस्था के मध्य का संक्रमण काल है, क्योंकि बाल्यावस्था के बाद में आ रही है और प्रौढ़ अवस्था के पहले आ रही है, तो क्या हो गई, बीच में, यानी कि ब्रिज हो गई। तो अगर मैं ये कहूँ कि बाल्यावस्था और प्रौढ़ अवस्था के बीच ब्रिज का काम करने वाली कौन सी अवस्था होती है, तो आपका आंसर होगा किशोरावस्था। देखो इंग्लिश में समझते हैं एक बार। द इंग्लिश वर्ड adolescence is derived from the Latin word adolescere, which mean to grow into maturity. adolescere का मतलब क्या होता है, to grow into maturity. It is the transition period, इसको हमने transition period भी कहा है, between childhood and adulthood in a person life. ये वाला क्वेश्चन पूछता जाता है कि ट्रांजिशन पीरियड किसको कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए किशोरावस्था को कहते हैं, यानी कि एडोलेसेंस को कहते हैं। देखो, इस एज में बच्चे में बहुत उथल पुथल होती है। उसका मतलब आप जब खुद इस एज में रहे होंगे तो आप सोचते हैं कि यू आर ग्रेट, खुद को ही सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए, स्टीवन हॉल एक मनोवैज्ञानिक थे। ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा। सही हो गया, तो गायब हो रहा है, 1 सेकेंड। अच्छा, ये इस पे हो गया, 1 मिनट दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या करूँ। 1 मिनट, ये कैसे सही करूँ, मैं लिखूँगी कैसे, 1 सेकेंड। सही है, चलो सही हो गया, सॉरी थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। देखिए, स्टैनले हॉल एक मनोवैज्ञानिक थे जो कहते हैं कि किशोरावस्था क्या है, बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, क्योंकि इस एज का जब बच्चा होता है उसके अंदर एक मतलब अलग ही दुनिया में वो जी रहा होता है। वो एक तनाव में भी होता है, संघर्ष भी कर रहा होता है, उसके अंदर खुद को सही करने की जिद होती है। उसको लगता है दुनिया उसकी शब्दों को, उसकी वर्ड्स को वैल्यू नहीं दे रही, या फिर उसकी बात ही नहीं सुन रही, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, और वो दुनिया के अगेंस्ट जाने लगता है। देखो, एडोलेसेंस क्या इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टॉर्म हॉल की, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इस समय संवेगों में मतलब क्या कहूँ, अस्थिरता होती है, मतलब कि इमोशंस बहुत अनस्टेबल हो जाते हैं। कभी आपको गुस्सा आ जाता है, कभी आपको बहुत प्यार आता है, कभी कुछ, अगर घर में अगर आपकी बातों को आप कुछ कह रहे हैं, उन चीज़ों को वैल्यू नहीं मिलती, तो आप सोचते हैं कि घर वाले आपसे प्यार नहीं करते, या फिर आप अलग ही जोन में जी रहे होते हैं। तभी तो इसको सबसे ज़्यादा उथल पुथल की अवस्था कहा गया है। जो किशोरावस्था का समय होता है, ये 8-9 साल काफ़ी क्रिटिकल होते हैं किसी भी व्यक्ति की लाइफ में। जब आप खुद भी इस एज से गुजरे होंगे तो आपने फील किया होगा कि इस समय आपके अंदर एक अलग ही जोश होता है। मतलब अगर आपके सारा पोटेंशियल अच्छी जगह लग जाए ना, तो अच्छी बात है। वही आप अगर गलत जगह चले गए तो फिर आप शायद वापस सही नहीं हो पाओगे, या उतने अच्छे से कवरअप करने में आपको टाइम लग जाएगा। इस समय इमोशंस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भरा रहता है। जितना क्रिटिकल पीरियड आई थिंक शैशवावस्था होता है, उतना ही फिर ये किशोरावस्था भी होता है, क्योंकि यहाँ पे आप बड़े भी हो चुके हो, आपके अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे खुद को सही साबित करना है, लेकिन दुनिया आपकी बातों को तवज्जो नहीं दे रही, तो आपको लगता है दुनिया करते आप सही हो, बट ऐसा होता नहीं है। देखो, बच्चा इस समय अपने ग्रुप का स्थायी सदस्य होता है, मतलब कि परमानेंट मेंबर होता है बच्चा। किस समय, एडोलेसेंस पीरियड में ग्रुप में रहते हो। इस समय जो फ्रेंडशिप होती है ना, वो अपोजिट सेक्स से ज़्यादा होती है, मतलब जनरली वे मैं कह रही हूँ। मैं हमने पढ़ा था लेटर चाइल्डहुड में, क्या था, बॉय बॉय फ्रेंडशिप, गर्ल फ्रेंडशिप बहुत देखने को मिलेगी, लेकिन इस एज में क्या है, अट्रैक्शन होता है गर्ल बॉय का, बॉय गर्ल का, तो अच्छी फ्रेंडशिप दोनों आपको देखने को मिलेगी। कभी कभी ये रिश्ते लाइफ टाइम भी चलते हैं, कभी कभी नहीं चल पाते हैं, वो अलग ही बात है। आप सब भी मैच्योर हो कि सब कुछ जानते हो। देखिए, वीर पूजा जिसको कहते हैं हीरो वर्शिप, तो इस उम्र में बालक किसी को भी अपना रोल मॉडल बनाता है। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि स्वामी विवेकानंद हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, इस तरीके के जो महान लोग हुए हैं, उनको अपना क्या बनाते हैं, आइडियल मान लेते हैं। कुछ लोग कुछ अलग लोग को आइडियल मानते हैं, जो जिसको आइडियल मानता है फिर उसकी तरह ही बन जाता है। तो हीरो वर्शिप इसको कहते हैं, टू मेक समवन रोल मॉडल। ये भी हमारी किस एज में होती है, किशोरावस्था में होती है, क्योंकि हम इस समय एक कंप्लीट पर्सन के रूप में डेवलप हो चुके होते हैं। मैच्योरिटी लेवल भी हमारा बढ़ गया होता है, और हम एक अलग दुनिया में जा रहे होते हैं। इस समय एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, और लैक इमोशन स्टेबिलिटी होती है। मतलब इतना एनर्जी लेवल होता है, कभी कभी बच्चे बहुत गलत रास्ते पे भी बढ़ जाते हैं।
और इमोशंस में अस्थिरता पाई जाती है, मतलब कि फिक्स नहीं होते हैं, कभी कुछ। आपको लाइफ का सबसे टिपिकल पीरियड यही होता है किशोरावस्था, क्योंकि इस समय आप खुद को बड़ा समझते हो लेकिन आप बड़े हुए नहीं हो उतना। जैसे जो हमने लेटर चाइल्डहुड पढ़ा था उसमें क्या होता था, जो मिथ्या परिपक्वता थी ना, बच्चा खुद को बड़े लोग की तरह कार्य करने की कोशिश करता है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप कार्य करने की कोशिश नहीं कर रहे बड़े लोग की तरह, आप खुद को बड़ा ही समझ रहे हो, लेकिन आप खुद बड़े हुए नहीं हो, क्योंकि आपको समाज से अभी ऐसा बड़े की जो एक्सेप्टेंस है वो नहीं मिली है। समाज आपको बड़ा नहीं स्वीकारता, समाज आपको बच्चे की तरह ही स्वीकारता है। तो इसलिए इसमें आपके अंदर इमोशंस में चेंजेस आते रहते हैं टाइम टू टाइम। बच्चे में शारीरिक परिवर्तन बहुत तेज़ी से होता है। देखिए जनरली हमको पता है 12 से 13 साल में क्या होता है, गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, तो उनकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। बॉयज़ में भी आपने देखा होगा 11-12 साल की उम्र में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, दाढ़ी वाड़ी निकल आती है, मूछें निकल आती हैं, आवाज़ चेंज होती है, लड़कों की जनरली भारी हो जाती है। तो मतलब ये सारे चेंजेस किस एज में आ रहे हैं, आपकी किशोरावस्था वाली एज में ही आ रहे हैं। तो इससे आपके अंदर मतलब मैं कौन हूँ काफ़ी डिफरेंसेस आते हैं। आपके अंदर जो इमोशन स्टेबिलिटी है ना, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि आपके अंदर आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं जिसको आप शायद सही से लोगों से कह भी नहीं पा रहे होते हैं। जो लोग कह देते हैं उनके अंदर इमोशन स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जो लोग नहीं कह पाते हैं उनके अंदर कमी ही रहती है। ये डिपेंड करता है कि आपका एनवायरनमेंट कितना रिच है, आपकी फैमिली कितना आपको सपोर्ट करती है, कितना फ्रेंडली आपसे ट्रीट करती है। जितना ज़्यादा सपोर्ट या फ्रेंडली फैमिली ट्रीट करेगी, बच्चा उतना ही ज़्यादा हैप्पीली होगा। क्योंकि इसमें आप सबने देखा होगा कि आप 11-12 साल से लेके 14-15 साल के बीच में आप देखो, 2-3 साल के बाद अगर आपने एक बच्चे को जब वो 11 साल का था तब देखा था, ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। वो एक बच्चा 10 ईयर्स का था, आपने तब देखा, फिर आप उसको देखो जब वो 13 साल का हो जाए तो आप देखोगे अरे 3 साल में इतना चेंज हो गया। क्योंकि ये 2-3 साल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं बच्चे में, फिजिकली भी और मेंटली भी, क्योंकि उसकी बॉडी में चेंजेस हो जाते हैं, उसको समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा तो खुल के बातें होती नहीं है प्राइवेट टॉपिक्स पर, मतलब उसकी या जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो गई गर्ल्स में, तो उसको भी इतना खुल के बताया नहीं जाता। अब तो फिर भी काफ़ी चीज़ें चलती हैं, तो बच्चे काफ़ी नोन हो गए हैं, तो उनको लगता है ये क्या हो गया उनकी बॉडी में, जबकि ये बहुत नॉर्मल चीज़ें होती हैं। तो इसलिए माइंड जो चेंजेस आ रहे होते हैं ना उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। और इस एज में बच्चे कभी कभी डिप्रेशन में भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि जब वो किसी से अपनी बात कह नहीं पाएंगे तो क्या आएगा उनके अंदर, डिप्रेशन ही तो आएगा। देखिए इन दिस स्टेज फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज रैपिडली। इस अवस्था में प्रेजेंट करने की योग्यता भी प्राप्त हो जाती है। जब बच्चे में क्या है, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, तो उनमें फिर क्या होता है, रिप्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी होती है वो भी एक्वायर हो जाती है। इस उम्र में बालक आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझता है, जिसका अर्थ है कि बालक ये ढूंढ रहा होता है कि मैं कौन हूँ। एरिक्सन थे जिन्होंने कहा है कि एक टर्म थी जिसका नाम है आइडेंटिटी क्राइसिस। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस देने वाले कौन मनोवैज्ञानिक थे, तो आपका आंसर होना चाहिए एरिक्सन। इसमें क्या है, मतलब बच्चे को अपने आप से पूछता है कि वो कौन है, क्योंकि उसको समाज उसके जो विचार हैं उसको स्वीकार नहीं रहा होता है, और वो अपने आप को बिल्कुल बड़ा समझ रहा है, लेकिन वो बड़ा है ही नहीं, वो बीच का है बिल्कुल। तो इसीलिए इस समय को बहुत क्रूशियल कहा गया है। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, एट दिस एज द चाइल्ड फेसेस एन आइडेंटिटी क्राइसिस विच मीन्स दैट द चाइल्ड इज कन्फ्यूज अबाउट हु आई एम, मैं कौन हूँ। देखो बच्चे में लीडरशिप स्किल भी डेवलप हो जाती है। देखिए बच्चे में क्या होता है, लीडरशिप की स्किल देखने को मिलती है, मतलब अपने ग्रुप का या फिर क्लास में मॉनिटर बन के लीडरशिप करना, चीज़ों को हैंडल करना, उनको बड़ा मज़ा आता है जब उनको मतलब क्लास में मॉनिटर बनाया जाता है। या फिर वो, क्योंकि कुछ लोगों में होता है ना कि मतलब लीडरशिप की क्वालिटी भी होती है कि वो अच्छे से लीड कर पाते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, कहीं कॉम्पिटिशन में जाना है तो मैम क्या करती हैं, उस ग्रुप का एक बच्चा लेंगी, उससे कहेंगे तुमको सबको लीड करना है। तो इस तरीके से बच्चों में इसमें लीडरशिप स्किल भी डेवलप हो चुकी होती है, जिसमें होनी होती है, जिसमें नहीं होनी होती है, मतलब कम होती है कुछ लोगों में अच्छी होती है। ये डिपेंड करता है कॉन्फिडेंस पे भी। इसको हमने स्वर्णिम काल भी कहा है, इट इज़ कॉल्ड गोल्डन पीरियड। देखिए यहाँ पे थोड़ा डिलाइमा है, क्योंकि कहीं कुछ टीचिंग एग्जाम्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने किशोरावस्था को ही स्वर्णिम काल यानी कि गोल्डन पीरियड माना है, जबकि कुछ टीचिंग एग्जाम्स में इसका राइट आंसर बाल्यावस्था माना गया है। हरियाणा वगैरह का जो टेट था वहाँ पे बाल्यावस्था माना गया है, यूपी वगैरह में जो हुआ है वहाँ पे गोल्डन पीरियड मतलब सॉरी एडोलसेंस को ही गोल्डन पीरियड माना गया है। तो यहाँ पे हम 99% हमारा जो राइट आंसर होगा वो एडोलसेंस ही होगा, जिसको हमने गोल्डन पीरियड कहा है, क्योंकि ये एक तरीके से गोल्डन पीरियड भी है। अब कैसे, मैं वो आपको समझाती हूँ। देखो
एक बच्चा है, ठीक है, 11-12 साल से बाल्यावस्था से निकल के वो किशोरावस्था में आ गया। ओके, ये किशोरावस्था का टाइम है, ये बाल्यावस्था का टाइम है। तो इस टाइम पे अगर उसको सही डायरेक्शन मिल गया, सही गाइडेंस मिल जाए, प्रॉपर केयर मिल जाए, या जो भी उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसकी जानकारी देने वाला उसको सही व्यक्ति मिल जाए, तो उसके अंदर जो इमोशन स्टेबिलिटी कम होने की जगह क्या होगी, बढ़ जाएगी ना, अच्छी होगी ना, स्ट्रांग हो जाएगी ना। और वो जितनी भी डिलाइमा होता है उससे अपने बाहर निकल आएगा, क्योंकि कोई उसको सपोर्ट करने वाला मिल गया, कोई उसको समझने वाला मिल गया, कोई उसके मन में क्या चल रहा है उस चीज़ को जानने वाला मिल गया। अगर कोई उसकी सारी एनर्जी लेवल हमने देखा बहुत हाई होता है, अगर इस समय उसका जितना भी हाई एनर्जी लेवल है उसको आपने पॉजिटिव साइड में लगा दिया, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। इसलिए हमने इसको गोल्डन पीरियड भी कहा है कि ये स्वर्णिम काल भी होता है। और भी कुछ रीज़न से कि इस एज में बच्चे दोस्तीबाजी बहुत करते हैं, दोस्तों में घूम रहे हैं, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है लाइफ में कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, एकदम मज़े में जी रहे हैं, खाना पीना घूमना, क्योंकि बच्चों में समझ भी आ चुकी है, बाहर जाने की भी समझ है कि हम कैसे जा सकते हैं कैसे नहीं जा सकते हैं, और काफ़ी समझ बढ़ चुकी होती है। तो अपने दोस्तों में घूमना, मूवी देखने जाना, या फिर जो भी इंजॉयमेंट करना, इसलिए भी कहा गया कि मौज मस्ती भरा ये समय होता है। देखो, किशोर भी एक विशिष्ट प्रकार का अहम केंद्रवाद विकसित करते हैं। हमने ये वाली टर्मिनोलॉजी कहाँ पढ़ी थी, पूर्व वाले अवस्था में पढ़ी थी, और अब हम कहाँ पढ़ रहे हैं, किशोरावस्था में पढ़ रहे हैं। तो एडोलसेंस में भी होता है कि एक विशेष प्रकार का इगोसेंट्रिज्म। तो जब उनकी बात को कोई सुनता नहीं है ना, उनको लगता है कि वो सही है, दुनिया नहीं मान रही, तो उनके अंदर ये फीलिंग आती है, ठीक है। लेकिन आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बाल्यावस्था वाला वो अलग ही था और ये वाला हमारा अलग है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो वो इस ढंग से पूछा जाएगा कि आप समझ सको कि इसका आंसर क्या होगा, बाल्यावस्था। देखिए, एडोलसेंस की एक बुक है ये जो लिखी गई है, किसने लिखी है, स्टैनली हॉल ने लिखी है। क्या बुक का नाम है, एडोलसेंस, ठीक है। इसमें पूरे किशोरावस्था के बारे में लिखा गया अच्छे से। अब ये देखो, किशोरावस्था को मैंने एक चार्ट में समझा दिया है जिससे कि आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। देखो, जितना छोटा और शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे उतना ही आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। देखिए, किशोरावस्था 12 से 18 साल तक का समय होता है। इसको हमने ट्रांजिशनल पीरियड भी कहा है, गोल्डन पीरियड भी कहा है, और स्प्रिंग सीजन भी कहा जाता है। बच्चा इस समय क्या होता है, अपने ग्रुप का परमानेंट मेंबर होता है, दोस्तों के साथ भी बहुत क्लोज होता है, उसमें फिजिकल चेंजेस बहुत तेज़ी से आते हैं, और आइडेंटिटी क्राइसिस भी होता है। मतलब कि वो कौन है उसको नहीं पता, मतलब उसको पता है लेकिन दुनिया उसको नहीं मान रही जो वो खुद को मान रहा है, इसलिए खुद के साथ ही वो खुद के इमोशंस के साथ ही जूझता रहता है। एबिलिटी होती है रिप्रोडक्शन की, बड़े हो जाते हैं ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है गर्ल्स में, तो ये एबिलिटी भी आ जाती है। फिर इस समय बच्चे में लीडरशिप की जो भावना होती है वो भी अच्छे से आ चुकी होती है। इसे इसको क्या कहा जाता है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज, मतलब तूफान की अवस्था भी कहा गया है, संघर्ष और तूफान की अवस्था अगर हम हिंदी में लिखें तो। क्योंकि बच्चा खुद के साथ में संघर्ष करता होता है, अपनी आइडेंटिटी के लेकर वो संघर्ष की एज में होता है। हीरो वर्शिप भी कहते हैं कि वो किसी को अपना रोल मॉडल बना रहा है और उसकी तरह बनना चाहता है। अब डिपेंड करता है कि वो अपना रोल मॉडल किसको बना रहा है, एपीजे अब्दुल कलाम को बना रहा है कि फिर किसी गलत टाइप के व्यक्ति को बना रहा है। एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, पोटेंशियल जम के होता है, बच्चे को जिस फील्ड में लगा दोगे उसमें वो छा जाएगा। और इमोशनल स्टेबिलिटी कम होती है। लेकिन तो यहीं पे फैमिली का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चे को, बेटा हो या बेटी, अच्छे से इस टाइम पे पैम्पर तो नहीं कहूँगी, मतलब सुने समझें, उनकी जो बातें हैं उनको महत्व दें। अगर वो कहीं पे गलत भी हैं, कुछ गलत कह रहे हैं, तो उनको एकदम नकारात्मक जवाब ना दें, उनको प्यार से समझाएं, जिससे कि जो उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी बनी रहे। तो फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहिए यहाँ पे, जिससे कि बच्चा सही दिशा में चलता रहे। यह हमारे किशोरावस्था हो गई। और बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्लास आपको कैसी लगती है या लगी, या कोई भी इशू तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं आप, लिंक इसके पीडीएफ के लिए। एक्चुअली आज थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं कहूँगी, आवाज़ ख़राब है, हेल्थ इशू है, इसलिए मैं इतने अच्छे से कर नहीं पा रही हूँ। बाकी मैंने अपना ट्राई पूरा किया कि वीडियो आज की आ जाए, वरना फिर गैप होता है तो अच्छा नहीं लगता। आपका पेपर भी होगा, फिर आप लोग कहेंगे कि मैम डेली क्लास नहीं देती हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि आपको क्लास कैसी लगती है। और आगे भी ऐसी क्लासेस के लिए आप हमारी टेलीग्राम पे जुड़े रहिए, हमसे पीडीएफ मिलती रहेगी आपके लिए, और हमें सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको इससे भी अच्छी मिलेगी, मैं अपनी कोशिश करूँगी। आज थोड़ा हेल्थ इशू था तो मैं उतना अच्छा शायद कर नहीं पाई। एंड थैंक यू, बाय, टेक केयर।